नमस्कार। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और तीसरे चरण का मैं आकलन लेकर हाजिर हूँ। मुझे मालूम है कि आपको इस बात का इंतज़ार होगा कि मेरे घूमने टहलने में मैंने क्या देखा और तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में वोटिंग पैटर्न पहले 2 चरणों के मुकाबले थोड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा तो नहीं रहा, तो इसका परिणाम क्या होगा और किस तरीके से तीसरे चरण का नतीजा पिछले चरण के मुकाबले कैसा होगा। पहली बात, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं ये एक थोड़ी सी निराशा मुझे हुई जब इस बार तीसरे चरण के पहले 2 चरणों में ऐसा मेरे देखने में कहीं नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चरण में जब मैं चुनाव मतदान के समय 3-4 लोकसभा सीटों पर गया, उसके पहले दूसरी सीटों पर गया था, तो मुझे बड़ी निराशा हुई एक बात को लेके कि प्रशासन का जो रवैया वोटिंग के समय था, कई बूथों पर मैंने देखा तो वो इस तरीके का, जब हालांकि इसके पीछे की सरकारों में नहीं होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सरकार में जो अपने को वो अलग कहती है, तब ये हमेशा समझ में आता है कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सत्ता का चरित्र एक होता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ पसंद है, किसी को अखिलेश यादव पसंद है, किसी को मायावती पसंद है, किसी को मुलायम सिंह यादव पसंद है, चेहरे बदलते हैं, चरित्र वही रहता है। और ये मैं बड़ी निराशा के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कल कई पोलिंग बूथ्स पर देखा जहाँ सत्ता के विरोधी वोटों के पड़ने की संभावना थी, वहाँ तो सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, और आप स्कूल के गेट पर हमारी गाड़ी अगर रुकती थी तो उस गाड़ी को 50 मीटर दूर तक, 100 मीटर दूर तक भिजवाया जाता था। बहुत जगहों पर, बदायूं में, आपके संभल में, बदायूं में, संभल में, इन जगहों पर, फिरोजाबाद में, इन जगहों पर कई जगह जो प्रेस के रिपोर्टर थे वो पोलिंग बूथ के बाहर जो रिपोर्टिंग करते थे वहां से भी कहते थे कि आप यहां से आगे चले जाइए, हट जाइए। पहले 2 चरणों में ऐसा नहीं दिखा। अब तीसरे चरण का दबाव क्या था, ये यादव बेल्ट है। हालांकि इसमें पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। मुझे लगता है कि 10 में से संभल छोड़ करके, मैनपुरी छोड़ के 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बावजूद इसके मैंने ये देखा कि जहां सत्ता विरोधी मतों के पड़ने की आशंका थी, वहां पर तो इतना तगड़ा इंतजाम, आईडी चेक करना, नकाब चेक करना, वो ठीक है, क्या करना चाहिए, एक भी बोगस वोट नहीं पड़ना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन तरीका ऐसा होता है जब आप शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए मतदाताओं में और बिल्कुल सामान्य लोगों में एक भय पैदा करते हैं, एक टेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो मतदान ऐसी चीज नहीं है कि कोई डंडा खा करके और अपमानित हो करके भी वोट दे। तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसके लिए आम जनता लाठी खाए, 44 डिग्री सेंटीग्रेड में जाए, 4 जगह चेक करवाए तो वोट दे। वो फिर चले जाएंगे, वो दूसरे लोगों को भी कह देते हैं कि अरे यार परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा बहुत जगह। और जहां पर सत्ता पक्ष का वोट पड़ने की संभावना थी, वहाँ 3 पुलिस वाले हैं, 40 लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं आमतौर पर इस तरह के वीडियोस बना करके और सनसनीखेज खबरें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ और मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे चरण में मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा कि सत्ता की हनक और विरोधियों को, विरोधी वोटों के लिए वहां पर इंतजामात को, आपने वीडियो भी देखे होंगे। हालांकि संभल में जो वीडियो है, वैसे संभल से वैसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इसी बार हुआ। पीछे के चुनाव में, पीछे की सरकारों के दौरान भी होता था कि जहां उनका सबल पक्ष है वहां पर तो सिक्योरिटी और सारे इंतजाम थोड़े हल्के रखे जाते हैं। जहां उनको लगता है अपोजिशन का मत ज्यादा हो सकता है, वहां पर पूरे इंतजाम, ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब सरकार ये कहती है कि पहले की सरकारों तक हम काम नहीं करते हैं, उस सरकार में भी वैसा ही या उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो देख करके निराशा होती है। बहरहाल ये तो एक बात है जो मुझे कहनी थी, जो मैंने देखा था। और मुझे ये भी कहना था कि पहले और दूसरे चरण में ऐसा जितनी जगहों पर मैं गया वहां देखने को नहीं मिला। तो अब बात आते हैं कि 10 लोकसभा सीटों में कहां क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैनपुरी। देखिए, मैनपुरी में चुनाव पूरा यादव वर्सेस राजपूत हो गया, और यादव वर्सेस राजपूत हो गया। उसमें मैनपुरी में हमेशा से यादवों का बोलबाला रहा है, मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व रहा है। लेकिन एक चीज थी कि मुलायम सिंह ने वहां के शाक्य
और वहाँ के राजपूत वोटरों को बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ मिलाया था। पूरी संख्या में तो नहीं, लेकिन अच्छी संख्या में शाक्य और राजपूत वोटर मुलायम सिंह के साथ रहा करते थे। इसलिए मैनपुरी जब तक मुलायम सिंह रहे उनके लिए एकदम जैसा चाहा वैसा मैनपुरी से जिसको चाहा उसको जिताया। लेकिन उनके न रहने के बाद अब मैनपुरी में शाक्य वोटर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग है। दूसरे, अभी वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ मैनपुरी में जो घटना घटी और जो कुछ उदंड लोगों ने किया, हालांकि 100 पर केस भी है, कुछ उदंड लोगों ने वहाँ पर जो हरकतें की वाहियात बेहुदा, और उसकी वजह से वहाँ राजपूतों में एक रोष सा पैदा हुआ और सीधे सीधे चुनाव से पहले एक डिवीजन देखने को मिला। तो लेकिन कुछ राजपूतों के गांवों में, कुछ राजपूतों की बस्तियों में, जिसका जिक्र मैंने पहले कहा, वहाँ दलितों को, वहाँ दूसरे लोगों को वोट डालने से पहले धमकाना और ये सब करना भी हुआ, तो उसका रिएक्शन भी है। लेकिन यादवों की संख्या आपको मालूम है कि मैनपुरी में ज्यादा है और उनके वोटिंग का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है। ठाकुर जयवीर सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं, मैनपुर सदर से 3 बार विधायक रहे, चुनाव लड़ने का तौर तरीका उन्हें पता है। मैनपुरी का चुनाव बाई इलेक्शन डिम्पल यादव ने तो जीत लिया, काफी अंतर से जीत लिया, लेकिन मैनपुरी का इस बार का चुनाव ठाकुर जयवीर सिंह ने चुनाव लड़ना, राजपूत होना, शाक्य वोटों को भी अपनी तरह आकर्षित करना, मोदी और योगी की वहां पर रैलियां होना, ये तमाम मैटर से ठाकुर जयवीर सिंह और डिम्पल यादव में लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। मुझे ऐसा लगता है जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन डिम्पल यादव जीत के करीब दिखाई देती हैं। हालांकि जयवीर सिंह उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। इन मामला इन्हीं दोनों में है, तीसरा उम्मीदवार वहां कुछ नहीं होगा और टक्कर पूरी जबरदस्त है, लेकिन मुझे थोड़ा डिम्पल यादव का मामला भारी लगता है। अगर आप एटा में आए, एटा सीट पिछले 10 सालों से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया जीत रहे हैं। देवेश शाक्य को वहाँ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इस बार मैंने जैसा कहा कि वो शाक्य कॉम्बिनेशन के लिए तो अगल बगल की सीटों में अखिलेश यादव ने इस बात का ध्यान रखा, नहीं तो पहले तो एटा से भी यादव कैंडिडेट ही समाजवादी पार्टी उतारती थी। तो राजवीर भैया के साथ दिक्कत यह है कि उनकी अपनी खुद की इमेज बहुत नकारात्मक थी। 10 वर्षों में लोगों के साथ मिलने जुलने का उनका रवैया ठीक नहीं था, लोगों की स्थानीय सांसद से नाराजगी थी और एक बदलाव, एक एंटी इनकम्बेंसी राजवीर सिंह के खिलाफ थी एटा में, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने एक अच्छी टक्कर देने में कामयाबी हासिल की। लेकिन बात वही है, आदमी गाली देते जाता है और फिर पोलिंग बूथ पर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उसे याद आता है, उनकी गारंटी उसे याद आती है, 5 किलो राशन याद आता है, लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का याद आता है। तो एक बड़ी संख्या है जो गाली देते हुए भी बीजेपी को जाती है, उम्मीदवार को नापसंदी करते हुए भी जाती है, लेकिन मोदी का चेहरा देख करके वो वोट बीजेपी को करता है। एटा में ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि टक्कर तगड़ी है, राजवीर सिंह राजू हैट्रिक मार भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। इस सीट के बारे में भी मेरा आकलन यही कहता है कि टक्कर है और 4 जून को ही पता चलेगा। फिरोजाबाद में अक्षय यादव विश्वदीप सिंह से आगे हैं और अक्षय यादव इसलिए भी आगे हैं कि अक्षय यादव फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें जो आती हैं उसमें 3 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। शहरी फिरोजाबाद शहर की सीटों पर, टुंडला कस्बे की सीट पर जो शहर के मतदाता हैं, कस्बों के मतदाता हैं, वो तो बीजेपी को मिले हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में और जहां पर यादवों की संख्या ज्यादा है वो एक तरफा अक्षय यादव को मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की वजह से 1.5 लाख उनके वोट पाने की वजह से अक्षय यादव चुनाव हार गए थे और वो वोट इस बार जोड़ दिया जाए तो अक्षय यादव की जीत फिरोजाबाद से मुझे आसान दिखती है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव का चुना जाना तय है। अगर इसी तरह बदायूं चले तो बदायूं में भी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजा 4 जून को पता चलेगा। हालांकि शिवपाल यादव को आपको पता है चुनाव लड़ने का तरीका मालूम है, वहां भी 3 विधायक समाजवादी पार्टी के बड़े दमखम के साथ लगे थे और मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ। हालांकि बीएसपी ने भी वहां कैंडिडेट दिया, लेकिन मुस्लिम वोटों में उस तरह का बंटवारा नहीं हुआ है और बदायूं में भी आदित्य यादव कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी मुलायम सिंह यादव की परिवार के 3 सदस्य जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है उन तीनों की स्थिति 20-21 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 20 जरूर है। और इस 20 में अगर 21 किसी सीट पर है तो अक्षय यादव की है, राम गोपाल यादव के जो बेटे हैं।
फिरोजाबाद में के बाद आप आ जाइए आगरा। आगरा से एसपी सिंह बघेल जो कि मंत्री हैं, और एसपी सिंह बघेल बढ़त पर रहेंगे। समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है यहाँ तीसरे पर रहेगा। पूजा अमरोही बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव वही लड़ी है एसपी सिंह बघेल के साथ, लेकिन एसपी सिंह बघेल लीड पर है, और मुझे लगता है कि ये सीट पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। फतेहपुर सीकरी में लड़ाई तो तगड़ी हुई, लेकिन बात वही है कि अंत तक जाते जाते 4 बजे के बाद वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का मामला 20 दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि फतेहपुर सीकरी में भी भारतीय जनता पार्टी 20 साबित होगी। इसी तरह हाथरस की सीट जो है वहां पर भी अनूप वाल्मीकि जो मंत्री हैं, अनूप वाल्मीकि अपने सारे विरोधियों पर भारी पड़े हैं, और हाथरस सुरक्षित सीट भी मुझे लगता है कि बीजेपी के उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आंवला और बरेली 2 सीटें और बचती हैं। बरेली में भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि कुछ कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है टक्कर है, लेकिन मुझे लगता है कि आंवला और बरेली सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो इन 10 सीटों में संभल, किसी भी सूरत में संभल समाजवादी पार्टी को ही जाएगी। शफीकुर रहमान बर्ग के पोते यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और शफीकुर रहमान, तमाम वहाँ से मतदान की गड़बड़ियाँ, तमाम चीज़ों की खबरें आई, बावजूद इसके शफीकुर रहमान बर्ग संभल से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। अगर कोई एक सीट सबसे पक्की अगर आप मुझसे कहेंगे 10 सीटों में, तो वो है संभल की, जिसमें शफीकुर रहमान बर्ग के पोते, हालांकि उनका विरोध है, तमाम चीज़ें हैं, बावजूद इसके चुनाव अंत तक जाते जाते आमने सामने का हो रहा है, तो मुझे लगता है संभल से उनकी सीट पक्की है। तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी इस फेज में पा सकती है, 5वीं आंवला भी हो सकती है, लेकिन 4 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा पा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें तो मिनिमम पाएगी ही, हो सकता है कि एकाध और पा जाए। इसलिए पिछले बार के मुकाबले उसे मुझे लगता है इस चरण में 2 सीटों का नुकसान होगा। और इन सीटों पर एक खास देखने वाली बात हुई कि तीसरे चरण में 3 तरफा लड़ाई किसी सीट पर होती नहीं दिखी, आमने सामने की टक्कर होती हुई दिख रही है। मायावती जिस तरह से टिकटों के बंटवारे में हेर फेर हो रहा है, अदला बदली हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी सीटों पर भी आमने सामने की ही टक्कर होगी। अब अगला चरण और महत्वपूर्ण है। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सुब्रत पाठक उनके सामने हैं, और अखिलेश यादव 19 साल तक उनके और उनकी पत्नी के पास ये लोकसभा सीट रही है। एंड वक्त पर अखिलेश यादव ने पहले कहा था लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने तय किया, निगाहें कन्नौज पर भी लगी होंगी कि 13 तारीख के चुनाव मतदान में क्या होगा। वैसे मोटे तौर पर मुलायम सिंह परिवार के 5 सदस्य जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पांचों थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में पिछली बार के मुकाबले हैं। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है क्या स्थिति होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। बहरहाल ये अपने अपने देखने का तरीका है, ये अपने अपने तरह से बताने का तरीका है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, हो सकता है मैं सही भी रहूं, लेकिन मैं गलत सही के चक्कर में जो देखता हूं वो बोलूं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गलत भी होता रहता हूं, सही भी होता है, इसकी परवाह भी नहीं करता। लेकिन हाँ, जो देखता हूं, और मैं कभी स्टूडियो में बैठकर या पर्दा लगाकर पूरे दिन या पूरे साल में पत्रकारिता नहीं करता। मैं 44 डिग्री सेंटीग्रेड में, कभी ठंड में, कभी बरसात में, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। आप ये देखते हैं, जो लोग घरों में बैठ करके चुनाव का आकलन कर रहे हैं, उनके तो आप हेडिंग ही देखेंगे, इस बार मोदी साफ, अमित शाह की हालत खराब, ये हुआ आंधी, राहुल की चली आंधी, अखिलेश की हवा में उड़ गए, बीजेपी, ये करते रहते हैं पूरे चुनाव तक। एक वर्ग विशेष को, अपने एक दर्शक विशेष को केवल वो जो सुनना चाहते हैं वैसा वो बोलते रहते हैं चुनाव भर। उनके बहुत सारे व्यूज आते हैं, वो बहुत सारे दावा करते हैं हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे इतने मिलियन लोग हैं, हमारे इतने व्यूज हैं, लेकिन कंटेंट के नाम पर वो थंबनेल बना करके एक विशेष तरह के लोगों को एक खास तरह के लोगों को सिर्फ आकर्षित करना, और जो वो सुनना चाहते हैं वो ही सिर्फ बोलते रहना चुनाव तक, उनको भरमाते रहना,
व्यूज बढ़ाते रहना और दावा करना कि उन्हें सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, और फिर जब चुनाव के नतीजे आ जाएं तो 2-3 दिन सेटबैक लग जाए, 2-3 दिन सन्नाटा हो जाए, चुनाव के नतीजों तक अल्ल बल्ल शल्ल जो भी कहना वो बोलते जाएं, एक तरफा बातें करते जाएं, या तो मोदी को 400 से पार दिलाते जाएं या मोदी को 150 में भविष्यवाणी ज्योतिष की करा करके या कुछ भी करा के 150 के अंदर सिमटाते जाएं। ये दो तरह के लोग हैं, मेरे बस का ये दोनों नहीं है। आप मुझे, मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ, और मैं जमीन पर रहता हूँ इसलिए बोलता हूँ। बाकी लोग स्टूडियो में, कमरे में एसी लगा के पीछे किताब कर्टन लगा के, हालांकि ये शौक मैं भी कभी कभी जब घर पे रहता हूँ तो आप लोगों के सामने आता हूँ, लेकिन मेरी ये फितरत नहीं है। आदमी को नतीजा आने के बाद भी अपनी बातों पर वैसे ही स्टिक रहना चाहिए जैसा पहले रहता है, और ये केवल जनता को मनचाही मुराद पूरी करने के लिए, जैसे सुबह का सत्संग और प्रवचन ये बाबा लोग करते हैं वैसे ही कुछ पत्रकार भी करते हैं। मैं इससे अलग हूँ। आप मुझे किसी भी पैमाने पर तौल सकते हैं, लेकिन मेरा झुकाव किसी की तरफ कभी नहीं देख सकते। नमस्कार।